टॉपिक चल रहा था श्वसन, और श्वसन में हमने 3 पार्ट कर लिए थे। सबसे पहले हमने ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक अम्ल में चेंज करवाया, फिर लिंक रिएक्शन करवाई और फिर क्रेब्स साइकिल पर। तो एक बार इसकी समरी एक बार दोबारा देखते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। सबसे पहले शुरू में हमने क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था और ग्लूकोज के कितने अणु लिए थे, 1 अणु लिया था। ये ग्लूकोज कितने कार्बन का अणु था, 6 कार्बन का अणु था। अब ग्लूकोज से हमने क्या बनाया था, पायरुविक अम्ल बनाया था कि नहीं। और पायरुविक अम्ल जब बना तो उस घटना को हमने क्या कहा था, ग्लाइकोलाइसिस का। क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस हुई कहां थी, कोशिका द्रव्य में। यहां तक बात क्लियर है। अब पायरुविक अम्ल आपको पता है कितने कार्बन का अणु है, 3 कार्बन का। और यहां पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने थे, 2 अणु बने थे। अब जब ये दोनों अणु, पायरुविक अम्ल के दोनों अणु कौन सी रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में जाएंगे, तो आपको अगर याद हो तो क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का अणु था, 3 कार्बन का था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे कौन से चक्कर में जाएगा, क्रेब्स चक्कर में जाएगा। आपको पता है ये क्रेब्स चक्कर भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। क्रेब्स चक्कर में जाएगा तो क्रेब्स चक्कर में जाने के बाद, इस क्रेब्स चक्कर में जाने के बाद लास्ट में हमें एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी और उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। शॉर्टकट में बोलते हैं ETS। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। अब हमें समझना यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई हमने बोल दिया कि क्रेब्स चक्कर में टोटल अपनी एटीपी कितनी बनी थी, 38 एटीपी बनी थी। और हम बार बार बोल रहे हैं कि श्वसन का उद्देश्य क्या है, क्या बनाना, एटीपी बनाना। एटीपी तो बन चुकी, तो अब आप सोचोगे कि भी इसकी क्या जरूरत है। क्रेब्स चक्कर खत्म करो कहानी बस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम क्यों जरूरी है, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप दिमाग लगाओ कि ग्लाइकोलाइसिस में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्लाइकोलाइसिस में, कब, ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी थी, डायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। डायरेक्ट एटीपी का मतलब एडीपी के साथ अगर हमने आईपी जोड़ दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, तो क्या बना, एटीपी बने। यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गए। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी थी, आप याद करो। डायरेक्ट एटीपी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट एटीपी बनी थी 4। अरे डायरेक्ट एटीपी 4 बनी थी। और इस 4 में से 2 एटीपी तो काम आ गई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो पीछे डायरेक्ट एटीपी कितनी बची, 2 एटीपी बची। भाई अपना श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है, एटीपी बनाना। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितनी एटीपी बनी, 2 एटीपी बनी। अब उसके बाद याद करो, क्या लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी बनी थी, क्या डायरेक्ट एटीपी बनी थी, क्या नहीं बनी।
अब आप याद करो क्रेब्स चक्कर में, कब? क्रेब्स चक्कर में डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी थी क्रेब्स चक्कर के दौरान? तो याद करो क्रेब्स चक्कर के दौरान, क्योंकि आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम के 2 अणु बने हैं, तो दोनों अणु क्रेब्स चक्कर को कितनी बार चलाएंगे? 2 बार चलाएंगे। एक बार में डायरेक्ट 1 एटीपी बनी थी, तो 2 बार में डायरेक्ट क्रेब्स चक्कर में डायरेक्ट कितनी एटीपी बनी? 2 एटीपी बनी। बड़ी कि नहीं? तो कब? क्रेब्स चक्कर। और ग्लाइकोलाइसिस में भी डायरेक्ट कितनी एटीपी बनी? शुद्ध एटीपी 2 बनी। अब 2 और 2 टोटल एटीपी कितनी हुई? 4 हुई। और हम यहां कह रहे हैं कि भी टोटल एटीपी कितनी बढ़ रही है? 38 बढ़ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं डायरेक्ट एटीपी तो 4 ही बनी, बाकी बची कितने? 34 बच गई। अब ये 34 एटीपी, एटीपी तो दिख नहीं रही थी क्रेब्स चक्कर में, और बाकी एटीपी दिख रही थी क्या? नहीं दिख रही थी। तो बाकी 34 एटीपी कहां गई? वो बढ़ेगी लास्ट में, एटीपी कैसे बनेगी? तो अब आप याद करो कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्लस H प्लस बड़ा था क्या? कब? ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस में ये टोटल कितने बने थे? 2 बने थे। और आपको पता है 2 NADH प्लस H से कितनी एटीपी बनती है? 6 एटीपी बनती है। अब ये 6 एटीपी बनते हुए हमें देखनी है, ये 6 एटीपी कैसे बने? एक NADH2 से 3 एटीपी बनी कैसे? कहां बनी? हमें तो दिखी नहीं। वो एटीपी हमें देखनी है कि कैसे बन रही है। उस एटीपी के बनने की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ETS करना पड़ रहा है। ये NADH प्लस H है, इसको बोल रहे हैं अपचायक शक्ति बोल रहे हैं। इसके अंदर वो शक्ति, NADH2 में वो शक्ति समाई हुई है जो आगे जाकर के क्या बनाएगी? एटीपी बनाएगी। तो वो आगे जाकर एटीपी कहां बनाएगी? कब बनाएगी? कौन सी प्रोसेस में बनाएगी? तो वो ETS में बनाएगी। तो क्या आप थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि हमें ETS करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्कर में जो अपचायक शक्ति है, रिड्यूसिंग पावर है, किसके रूप में? NADH प्लस H प्लस के रूप में जो रिड्यूसिंग पावर है, उससे एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा चाहिए। और वो एटीपी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? ETS की जरूरत पड़ रही है। तो अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि इस अपचायक शक्ति को कैसे कन्वर्ट करना है। तो याद करो 2 NADH2 बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 ही बने थे कहां? लिंक रिएक्शन में भी आप याद करो 2 बने थे, तो कितनी एटीपी? 6 एटीपी। अब क्रेब्स चक्कर में याद करो 3 और 3, 6 तो बने थे NADH प्लस, यानी कितनी एटीपी हो गई? 9 एटीपी। और याद करो 2 बने थे, कौन? 2 क्या बने थे? FADH2। और आपको पता है एक FADH2 से कितनी एटीपी बनती है? 2। अब वो 2 एटीपी भी कैसे बनेगी हमें पता थोड़ी अभी तक, वो भी हमें कहां देखना है? ETS में देखना है। तो 2 FADH2 से आपको पता है टोटल कितनी एटीपी बनी थी? 4। अब ये 6 और 6 12, 12 और 9, 6 और 6 12, और 12 और 9 21, 21 और 4 25। तो ये सारी एटीपी हमें चेक करनी है कि ETS के दौरान ये कैसे बने। तो ये तो कुछ बातें थी आपको ये बताने के लिए कि भी ETS क्यों जरूरी है। तो अब देखो
अब कुछ बातें और सीखनी है जो आगे हमारे काम आएगी। एक तो आप दिमाग लगाओ, जब ये बातें केमिस्ट्री की है और आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगी तभी आगे प्रोसेस समझ में आएगी। ध्यान कर लेना, श्वसन में जिस बच्चे के ईटीएस समझ में आएगा तभी ये माना जाएगा कि उसको पूरा श्वसन आता है। अगर ईटीएस नहीं आता तो पीछे का आने से कोई मतलब नहीं है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसको समझ में आ गया वो यस लिखें और जिसको नहीं आया वो नो लिखें। तो ईटीएस को समझना बहुत ही जरूरी है और इसको समझने के लिए पहले हमें छोटी छोटी बातें देखनी होगी। तो सबसे पहली बात देखो, मैंने लिखा NAD+ दिख रहा है। अब याद करो, हम प्रोसेस में इसके साथ 2 हाइड्रोजन ले रहे थे, 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे थे और क्या बना रहे थे, NADH+H याद आ रहा है। ये घटना आपको बतानी है ऑक्सीकरण है या अपचयन है। सीधा दिख रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अरे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। यानी NAD+ से जब NADH+H बना तो वो घटना क्या कहलाई, अपचयन कहलाई। और इसीलिए ये जब बनते हैं कोएंजाइम, इनको कोएंजाइम बोलते हैं, और ये जब बनते हैं तो इसको बोलते हैं अपचयन शक्ति, रिड्यूसिंग पावर है ये। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर मैं ये उल्टा करूं, NADH+H+, इसको मैं उल्टा करूं और उल्टा करके मैं क्या करूं, NAD++2H+ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे। अब आप दिमाग लगाओ कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो दिमाग क्या सीधा पड़ा है, देखो हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन हटे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम सीधा देख रहे हैं श्वसन के अंदर अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। ऐसे ही FADH2 में होगा, FAD+2H+ क्या बना, FADH2 बना। यहां भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन, इसलिए इसको अपचयन शक्ति बोलेंगे, रिड्यूसिंग पावर बोलेंगे। और वही अगर मैं FADH2 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बचा, FAD। अरे समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां क्या हुआ बताओ, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हटा तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां भी ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूरी प्रोसेस मतलब ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्कर में कहां कहां ये NADH+H+ बना था और कहां कहां FADH2 बनी थी, कहां डायरेक्ट ATP बनी थी, डायरेक्ट ATP कितनी है, इनडायरेक्ट कितनी है, ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर दिमाग में है तभी ये ATS समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ बातें और समझते हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूं। आपको पता हो कि हम जब माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसकी आंतरिक झिल्ली में ऐसे घुमाव पाए जाते हैं
और आपको याद होना चाहिए कि इन घुमावों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या है, क्रिस्टी। और इसके ऊपर चिड़ी बल्ले के समान ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, आपको पता हो तो इनको ऑक्सीसोम बोलते हैं, F0 F1 कण बोलते हैं। इनका काम क्या है, ये कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज अब समझ में आएगी कंप्लीटली। आपको पता है इसको बाह्य झिल्ली बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, मैं शॉर्टकट में OM लिखूंगा इसको। और आपको पता है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, शॉर्टकट में मैं IM लिखूंगा। बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और आपको पता है इसके अंदर जो लिक्विड है उसको मैं क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स बोलूंगा, ठीक है। और ये जो F0 F1 कण है इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीसोम बोलूंगा। समझ रहे हो, ये बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये सारी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया की होती। जब हमने भोजन का ऑक्सीकरण करना शुरू किया तो ग्लूकोज को हम कहाँ लाए, कोशिका में लाए, ग्लाइकोलाइसिस करवाया, फिर पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले गए, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन कराई, फिर मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल कराया। अब क्रेब्स साइकिल कराने के बाद मैट्रिक्स में बहुत सारी अपचयन शक्ति पड़ी है, NADH2 बहुत सारे पड़े, FADH2 बहुत सारे पड़े। अब इन FADH2 से हमें क्या कराना है, NADH2 से क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराना है, ATP बनानी। तो वो ATP कहां बनेगी और कैसे बनेगी, ये ऑक्सीसोम कहां काम आएंगे, कैसे काम आएंगे। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं इस इतने टुकड़े को काट रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये टुकड़ा काट के और इसकी फोटो मैं यहां जूम करके बड़ी करके बना रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं ये लाइन ऐसे खींचता हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये लाइन मैंने ऐसे खींच ली। अब बताओ मैं इस लाइन का क्या नाम दूंगा, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ये बीच में जगह दिख रही है आपको, इस जगह को क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, PMS, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। अब इसके अंदर जो झिल्ली है, इस झिल्ली को याद करो, ऐसे बना रहा हूं मैं, इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, ओके, आंतरिक झिल्ली। और इसी आंतरिक झिल्ली पर आपको पता है ये क्रिस्टी बनी हुई है, अरे समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे क्रिस्टी बनी हुई है। और आपको पता है आंतरिक झिल्ली के अंदर वाली साइड में, ये वाली साइड, इसमें क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, समझ रहे हो। मैट्रिक्स होने के कारण इसकी इधर वाली साइड, ये वाली साइड क्या कहलाएगी, एम साइड। अरे ये कंसेप्ट समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली साइड कौन सी, एम साइड। अब आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कोशिका में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यहाँ कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पूरा कोशिका द्रव्य तो है, तो इसको कौन सी साइड बोला जाएगा, सी साइड बोला जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये सी साइड, आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और एम साइड। तो आपको पता है इस मैट्रिक्स में चला था क्रेब्स चक्कर, क्या चला था, क्रेब्स चक्कर चला था। अब इस क्रेब्स चक्कर के जितने भी कोएंजाइम बने थे, जितने रिड्यूसिंग पावर बनाता है, NADH2 बनाता है, FADH2 बनाता है, वो सारे यहां से चलकर ऐसे यहां आएंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कहां आएंगे, वो प्रोसेस वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब होगा क्या, मैं एक रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं। मैंने लिखा NADH प्लस H प्लस, और इससे जब
ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनेगा, NAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये प्रोटॉन कहां काम आएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां काम आएंगे, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पता चलेगा। अब यहां देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो NAD प्लस बना है ये अब कहां काम आएगा, अब याद करो, ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा, दोबारा क्रेब्स चक्र में चला। अरे ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र में रॉ मेट कच्ची सामग्री के रूप में ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सोचो अगर ETS नहीं होता तो ये बनता क्या, और ये नहीं बनता तो बताओ क्या क्रेब्स चक्र चलता क्या। तो इसको दोबारा रिसाइकल करने के लिए ये सारा ETS चलाया जाता है। तो NAD प्लस तो चला जाएगा कहां, दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स चक्र में चला जाएगा। अब पीछे क्या बचा, 2 प्रोटॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, अब समझना मेरी बात को, ये दोनों प्रोटॉन और ATP बनाते जाएंगे। अब ATP कैसे बनाते जाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों प्रोटॉन में तो छुपी हुई एनर्जी, वो एनर्जी तो आगे ATP बनाने में काम आएगी। तो ये दोनों प्रोटॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन और आधा ऑक्सीजन अणु, यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु बोल दो या आधा अणु बोल दो, जब ये मिलेंगे तो बताओ एक जल का अणु बनेगा। दिख रहा है, अरे एक जल का अणु बनेगा। अब आप पहले दिमाग लगा लेना, क्या क्रेब्स चक्कर, लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस में ऐसी कोई अभिक्रिया देखी थी जहां ऑक्सीजन काम आया हो? नहीं। ऑक्सीजन, इसको टर्मिनल रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट रिएक्शन ये है श्वसन की लास्ट रिएक्शन ये है, और इस रिएक्शन में जाके कौन काम आता है, ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन ध्यान करो कहां से आई है, जो हमने श्वसन किया था फेफड़ों में ऑक्सीजन आई थी, वो फेफड़ों से होकर के कोशिका में आई थी, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में आई है, वो ऑक्सीजन है ये। और ये ऑक्सीजन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के और क्या बना देती है, पानी बना। तो ये रिएक्शन चलती कहां है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की PMS में चलती है। तो ये सारा सिस्टम हमें यहां समझना है। तो इसको, इस पूरी प्रोसेस को कराने के लिए यहां कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, उनको अपने को याद करना है कि वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनको क्रम से याद करना पड़ता है हमें। तो अब मैं उन कंपोनेंट के नाम लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, पहला कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट का नाम है FMN। ये सारे कहाँ हैं, मैं फिर बता देता हूं, ये सारी चीजें कहाँ हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सारी चीजें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है। ओके, तो पहला कंपोनेंट, इसको चाहे तो कंपोनेंट बोल दो, कोफैक्टर बोल दो, दोनों ये सारे प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना। तो पहला कंपोनेंट कौन है, FMN, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। और दूसरा है FES, इसके साथ में ऐसे और कर दो FES, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। किताब में वैसे 5 संकुल बनाए हुए हैं, लेकिन एक बार हम 4 ही बनाएंगे। इसको संकुल फर्स्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, संकुल फर्स्ट में कौन आया, FMN और FES। इसको आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये कहाँ है, ये PMS में है।
अब मैं आगे चलता हूं। दूसरा है FES और इसको बोलते हैं संकुल सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब एक चीज आएगी UQ, इसको बोलते हैं यूबिक्विनोन, और इसको संकुल में शामिल नहीं करके इसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा मैं। इसको UQ का पूरा नाम है यूबिक्विनोन। अब उसके बाद अगली चीज आएगी साइटोक्रोम। अब ये साइटोक्रोम कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, ये सारे क्रम से याद रखने। तो साइटोक्रोम में पहला होगा साइटोक्रोम बी, ओके, क्रम से याद करने। फिर होगा साइटोक्रोम C1, फिर होगा साइटोक्रोम C, क्रम से याद करने। फिर होगा साइटोक्रोम A, फिर होगा साइटोक्रोम A3। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 साइटोक्रोम है और क्रम से याद करने। तो इस साइटोक्रोम में ये जो साइटोक्रोम C है इसको मोबाइल साइटोक्रोम बोलेंगे। ये लिंक करने के काम आएगा, कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे। और एक बात आप ध्यान करना, ये साइटोक्रोम A3 है। आपने कभी सुना होगा कि साइनाइड पीने से आदमी की मौत हो जाती है। तो वो मौत क्यों हो जाती है, क्योंकि साइनाइड इस साइटोक्रोम को खत्म कर देता है। और ये साइटोक्रोम खत्म हो जाएगा तो क्या नहीं चलेगा, ETS नहीं चलेगा। ETS नहीं चलेगा तो ATP नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगी तो सारा रेस्पिरेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मर जाएंगे। समझ रहे हो। तो अगर पर्सन पूछे कि साइनाइड कहाँ अटैक करता है तो साइटोक्रोम A3 पर करता है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि रात को जब चिमनी जलाकर सोते हैं तो सुबह मर जाते हैं। तो आपने सोचा होगा क्यों मर जाते हैं, क्योंकि चिमनी के धुएं में कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसको खत्म करती है, साइटोक्रोम A3 को। इसको कर देगी तो ETS खत्म तो श्वसन खत्म और आदमी मर जाता है। तो ये सारे इफेक्ट किस पे पड़ेंगे, साइटोक्रोम A3 पर। दूसरी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साइटोक्रोम की केंद्रीय धातु कौन सी होती है, लोहा। साइटोक्रोम की केंद्रीय धातु कौन सी होती है, लोहा। और ध्यान रखना साइटोक्रोम A3 में लोहे के साथ साथ और कौन प्रेजेंट होता है, कॉपर। तो ये साइटोक्रोम के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स के हिसाब से लिखना है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो पहले मैं लिखूंगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। ये बनाएंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। फिर क्या बचा, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4, 4 नंबर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक बार आपको टोटल, वैसे किताब में 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए, लेकिन 5वां कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ समझना है वो आगे की बात है। ये टोटल आपको कितने कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखने हैं, 4। और ये चारों कॉम्प्लेक्स यहाँ लगे होते हैं। और यही वो हैं जो FADH2 से या NADH2 से क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। ATP बनाने में इनका रोल होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्रम से इनमें चलते हैं। तो ये चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए। अब ये सारे इसमें कैसे काम करते हैं, ATP कैसे बनती है, FADH2 से 2 ATP क्यों बनती है, NADH2 से 3 ATP क्यों बनती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो सारी चीज, ये कहाँ कैसे लगे होते हैं, ये सारी चीज हमें चित्तर से समझनी है।
और चित्र अगर समझ में आ गया, एटीपी का लफड़ा समझ में आ गया, एटीपी का बैलेंस समझ में आ गया, तो ये सारा रेस्पिरेशन हमें समझ में आएगा। तो अब इस सारे को हम चित्र से समझते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सी एटीपी कहाँ बनती है, कौन कौन से एलिमेंट काम आएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज आएगा, वो सारा अब देखते हैं। अब ये सारा फंडा समझ में आएगा तभी ये माना जाएगा कि रेस्पिरेशन आपको आता है। फिर बता देता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली है, इधर वाली साइड में ये साइटोप्लाज्म साइड है, जीव कोशिका द्रव्य वाला, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये कौन सी झिल्ली है, ये पूरी आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, IM। और आंतरिक झिल्ली के इधर वाली साइड में ये कौन सी साइड मानी जाएगी, M साइड। अब मैं आपको अभी बता के आया था कि पहला कॉम्प्लेक्स कितने थे, वैसे 5 हैं, लेकिन अभी हमने 4 की बात की थी। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था, FMN था, FMN FES था। तो अब होगा क्या, अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या था, NADH प्लस H+, ये था आपके पास। अरे था कि नहीं, ये कहां से आया, याद है ना, अरे समझ रहे हो ना, ये कहां से आया, ये हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस से आ जाए, कि उसमें भी बना था, लिंक रिएक्शन में भी बना था, क्रेब्स चक्र में भी बना था, ये सारे वहां से आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये वाला और चेंज किस में होगा बताओ, NAD+, बताओ चेंज, अभी बताया था मैंने, चेंज होगा कि नहीं। और बताओ जब ये चेंज होगा तो बताओ मुझे, 2 हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन नहीं बोलना है, प्रोटॉन बोलना है, तो इस रिएक्शन में 2 प्रोटॉन निकलेंगे कि नहीं। अब ये प्रोटॉन मैं यहां भेज रहा हूं, और साथ में बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे कि नहीं, अरे मैंने अभी बताया था। तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोटॉन आपने किसको दिए, FMN को दे दिए। अब ये FMN 2 प्रोटॉन लेकर के किस में बदल गया, FMNH2 में बदल गया। अब हमें इसको FMN में वापस बदलना है, तो इसको वापस बदलेंगे तो हाइड्रोजन हमें बाहर निकालने पड़ेंगे, प्रोटॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। अब ये प्रोटॉन यहां से बाहर निकलकर और कहां चले जाते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो, अब साथ में याद करो कि 2 इलेक्ट्रॉन भी तो थे, समझ रहे हो। अब यहां देखो ये Fe3+ है, चलो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, यहाँ Fe3+ है, फेरिक आयन है। अब ये Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किस में बदल जाएगा, Fe2+ में बदलेगा, अरे बदलेगा कि नहीं, ये फेरिक आयन है और ये फेरस आयन है। तो इलेक्ट्रॉन को FeS ने ले लिया और प्रोटॉन किसने लिए, FMN ने लिए। अब यहां बात समझनी है, जो मेन बात है वो यही है जो समझने वाली है। अब देखो, ये आंतरिक झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अब दिमाग लगाओ कि 2 हाइड्रोजन मैं इधर से निकाल करके इधर वाली साइड में ले आया हूं, तो अब मुझे बताओ यहां हाइड्रोजन, यहां प्रोटॉन की कमी हुई कि नहीं, और यहां प्रोटॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब मैं अगर आपको पूछूं कि पीएच यहां ज्यादा हुई है या यहां ज्यादा हुई, आप याद करो पीएच किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रमानुपाती। अरे समझ रहे हो क्या, पीएच, हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी पीएच उतनी क्या होगी, कम होगी, और हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे पीएच उतनी ज्यादा होगी। तो इधर पीएच ज्यादा हो गई और इधर पीएच कम हो गई, और ऐसा होने से दोनों जगह पर, इस साइड में और इस साइड में पीएच का अंतर आ गया,
प्रोटॉन का अंतर आ गया, हाइड्रोजन आयनों का क्या आ गया, अंतर आ गया। और इसको बोलते हैं पीएच ग्रेडियंट, पीएच प्रवणता। और ये सिद्धांत, अब जो यहाँ सिद्धांत बनेगा उसको बोलते हैं कीमो-ऑस्मेटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कीमो-ऑस्मेटिक थ्योरी बोलते हैं इसको। यहाँ पीएच में एक तरफ कमी हुई है, एक तरफ वृद्धि हुई है, पीएच ग्रेडियंट बना है, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा हुए, एक तरफ प्रोटॉन कम हुए। अब सीधी सी बात है कि दुनिया में कोई भी जगह हो, अगर एक तरफ ज्यादा हो गई तो उसको कम वाले की तरफ वापस जाना पड़ेगा। तो अब इन प्रोटोनों को इधर वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो आंतरिक झिल्ली है ये प्रोटॉन को सीधे डायरेक्ट नहीं ले जा सकती, इम्परमिएबल है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन झिल्ली में से नहीं जा सकते, तो इधर भेजना तो जरूरी है इनको। किनको? प्रोटॉन को कहां भेजना है? एम साइड में। तो इधर भेजने के लिए अब आंतरिक झिल्ली पर, अभी मैं आपको बता के आया हूं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, और ऐसी संरचना बनी हुई है कि नहीं? और इस संरचना में यहां F0 माना जाता है और यहां F1 माना जाता है। और इसी को, इस पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। मैं अभी कह के आया था, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाया था हमने। तो अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीसोम क्या करेगा? इन दो प्रोटॉन थे उसको यहां से ऐसे लाएगा और किधर वाली साइड में लाएगा? एन साइड में ले आएगा। और जैसे ही ये दो प्रोटॉन यहां आएंगे, आने के बाद क्या होगा? ये है आपकी एडीपी और ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये दोनों मिलकर के और क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। और ये बनाने के लिए इसको क्या क्या मिला है? दो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन मिले हैं, और साथ में यहाँ एक एंजाइम काम आया है। उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी बनाने वाला एंजाइम है ये। और किताब में जो 5वां संकुल दिया हुआ है, 5वां कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वो 5वां कॉम्प्लेक्स ये है। ये कहाँ काम कर रहा है? ऑक्सीसोम में काम कर रहा है। तो अब आपको पूछे कि एटीपी कहाँ बन रही है? ऑक्सीसोम पर बन रही है। एटीपी बनाने का एंजाइम कहाँ है? एटीपी सिंथेटेज कहाँ है? ऑक्सीसोम पर। अब देखो, एक एटीपी बना चुके आप। हमने क्या लिया? NADH प्लस H प्लस लिया था। टोटल कितनी एटीपी बनानी है इसको? 3। अभी तक कितनी बनी है? 1, 2 बाकी पड़ी। तो ये जो प्रोटॉन है इसके पास ये पावर एटीपी बनाने का अभी खत्म नहीं हुआ है, अब पावर ये आगे चलता जाएगा। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं, अब वापिस इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये Fe2 प्लस Fe3 चला गया, अब इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। अरे समझ रहे हो क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन था Fe3 से Fe2 बनाया पहले इसने, फिर वापिस Fe2 से Fe3 बनाया, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। अब देखो, अब जो आपने दो हाइड्रोजन जो एन साइड में थे, अब वापिस इसको इधर लाओ, यानी UQ से आपको क्या बनाना है? UQH2, यूबी क्विनोन बोलते हैं इसको, और आपको इसको यहां लाना है। इसको दो हाइड्रोजन को यहां लाके, दो प्रोटॉन को यहां लाओगे तो किस में बदल जाएगा? ये UQH2 में बदल जाएगा। समझ रहे हो? अब इसको वापिस UQ में बदलना है, यूबी क्विनोन को वापिस इसमें बदलोगे तो आपको वापिस दो हाइड्रोजन बाहर निकालने पड़ेंगे। अब ये दो हाइड्रोजन बाहर निकाल के आप वापिस कहां फेंक दोगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दोगे। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ? ये दो प्रोटॉन यहाँ गए, अब फिर वही बात बन गई, इधर प्रोटॉन कम हो गए, इधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इधर पीएच ज्यादा हो गई, इधर पीएच कम हो गई। पीएच एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, पीएच ग्रेडियंट बन गया,
पीएच प्रवणता बन गई। अब 2 हाइड्रोजन को उधर वापिस भेजना जरूरी है। तो अब जरूरी है तो अपने पास क्या है, वही रास्ता। रास्ता कौन सा, मेम्ब्रेन तो भेजेगी नहीं, रास्ता कौन सा, वही क्रिस्टी दोबारा बनाए, वही ऑक्सीसोम दोबारा बनाए, F0 F1 कण दोबारा बनाए, ये बनाया। अब देखो ये प्रोटॉन ऐसे आ रहा है, ये प्रोटॉन यहां आ गया, अरे आ गया तो फिर देर किस बात की है, दो क्या दो, ADP प्लस PI दे दो और क्या बनवा दो, ATP बना दो। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, ATP सिंथेटेज। ये काम हो रहा किसकी उपस्थिति में, इन प्रोटॉन की उपस्थिति। ये ATP कौन बनवा रहा है, ये प्रोटॉन बना रहे हैं। ये पावर किसके पास है, इन प्रोटॉन। ये प्रोटॉन पहले किसके पास थे, NADH2 के पास थे, अरे थे कि नहीं। तो अभी तक इनकी पावर खत्म नहीं हुई है। ATP कितनी बना चुके हम, 2 बना चुके, अभी तक पावर खत्म नहीं हुई है। तो अब आगे चलो, इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये वही Fe3 है, Fe2 बना दो, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो और वापिस Fe2 से Fe3 बना दो। यहां एलिमेंट कौन सा है, साइटोक्रोम B आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, तीसरा। तो अब साइटोक्रोम B आ चुका। अब आपको क्या करना है, वो इलेक्ट्रॉन अब आपको किसको देने, वही बात, इसको 3 प्लस, इसको 2 प्लस, अब इसको दे दो और इससे वापिस ले लो। तो इलेक्ट्रॉन यहां तक ले आए आप, अरे इलेक्ट्रॉन को चलते, इलेक्ट्रॉन का कैरियर हो रहा है, अरे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम क्यों पड़ा है, देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। अब देखो, अब आपके पास जो 2 हाइड्रोजन थे, अब इसको वापिस इधर भेजना। अब वापिस इधर भेजना तो ये हाइड्रोजन यहां काम में लो, कैसे, UQ से क्या बनाना, UQH2 बनाना, H2 2 हाइड्रोजन कौन से, ये वाले काम आएंगे। अब क्या करना, UQH2 से वापिस क्या बनाना, UQ बनाना। अब ये 2 प्रोटॉन कहां फेंक दो, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दो। अब फिर वही कहानी हो गई कि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इधर प्रोटॉन कम हो गए, इधर पीएच ज्यादा हो गई, सॉरी इधर पीएच कम हो गई, इधर पीएच ज्यादा हो गई, पीएच ग्रेडियंट बन गया, पीएच प्रवणता बन गई। इन प्रोटॉन को उधर वापस फेंकना जरूरी है, और फेंकने के लिए, ले जाने के लिए वही बात, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सीसोम बनाना पड़ेगा। ये लो मैंने ऑक्सीसोम बना दिया। अब भेजो इस प्रोटॉन को, ऐसे जा रहा है ये प्रोटॉन और कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ प्रोटॉन आ गया। तो अब देर किस बात की है, क्या बना दो, ADP प्लस PI और क्या बन गया, ATP। कौन सा एंजाइम, ATP सिंथेटेज, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन को लेते जाओ, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, साइटोक्रोम C1 आ गया। देखो थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, Fe3 प्लस से क्या बनाना है, Fe2 प्लस, इलेक्ट्रॉन आपके पास है, साइटोक्रोम C1 और ये वापिस चेंज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ले चलो, अब वहां ले चलो, यहां गए इलेक्ट्रॉन, तो Fe3 से Fe2 प्लस बनाया, साइटोक्रोम C आ गया, और Fe2 प्लस से क्या बन गया, वापिस Fe3 प्लस बन गया। इलेक्ट्रॉन को फिर नीचे ले आओ, इसको दो, साइटोक्रोम A आ गया, वापिस चेंज कर दो, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे लेते आओ, साइटोक्रोम A3 आ गया और वापिस इसको चेंज कर दो। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल। अब यहां आते आते इलेक्ट्रॉन कमजोर हो गया, ठीक है, और यहां ये प्रोटॉन यहां आते आते क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इस बेचारे के पास और शक्ति नहीं रही, अगर और शक्ति नहीं रही तो ये बेचारा और ATP नहीं बना सकता।
तो बताओ इसने कितनी एटीपी बनाई, गिनो कितनी बनाई, 3 बनाई कि नहीं। और मैं बार बार पीछे कहते आ रहे हैं हम, एक NADH2 कितनी एटीपी बनाता है, 3 बना। क्या आपको दिख रहा है 3 कहां बनी, कैसे बनी, क्यों बनी? अरे दिख रहा है। तो अब क्या होगा, अभी मैंने कहा था कि आगे ये क्या करने वाले हैं, इस 2 प्रोटॉन को, ये 2 प्रोटॉन में यहां ले आया, ठीक है, कमजोर है प्रोटॉन, बिल्कुल इनके पास पावर नहीं है। अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन है और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं। और मैंने कहा था इसके साथ आधा ऑक्सीजन का अणु मिलेगा। अरे समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन कहां से आई ये पता है, आधा ऑक्सीजन का अणु मिलेगा और ये मिलकर क्या बना देंगे, ये मिलकर क्या बना देंगे, जल का एक अणु बना देंगे। और इसको इसको ETS की क्या बोलते हैं, अंतिम अभिक्रिया बोलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन कहाँ काम आई, क्या ग्लाइकोलाइसिस में आई थी, क्या नहीं आई, लिंक रिएक्शन में आई थी, क्या नहीं आई, क्रेब्स चक्र में काम आई थी, क्या नहीं आई, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में जाकर के यहां काम आई है कि नहीं। और यहां आकर के इसने क्या किया है, इस प्रोटॉन को ग्रहण किया। आपको पूछ ले कि ऑक्सीजन काम क्या करती है श्वसन में, प्रोटॉन को ग्रहण करती है, प्रोटॉन को लेकर के पानी बनाती है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पानी बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये लास्ट रिएक्शन। तो अब आपको दिख रहा है कि 3 ATP कैसे बनी। अब NADH2 के अलावा और एक FADH2 और था, कौन, FADH2 था कि नहीं। वो FADH2 कैसे करेगा, वो FADH2 देखो कहां, यहां तो जाएगा नहीं, वो यहां जाएगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है, इसकी अपचयन शक्ति है, वो इस संकुल के बराबर नहीं है, इसको नीचा रहना पड़ेगा। तो FADH2 क्रिया कहां करेगा, यहां करेगा, इस जगह पर। समझ रहे हो, इसको मैं एक बार टेम्परेरी बता रहा हूं, यहां रिएक्शन करेगा तो FADH2 पहली एटीपी यहां बनाएगा, वही सेम प्रोसेस होगी, और दूसरी एटीपी यहां बनाएगा। तो बताओ कितनी एटीपी बनाई FADH2 ने, 2 बनाए, और 2 ही बनाता। तो FADH2 यहां से रिएक्शन करना शुरू करेगा, NADH2 यहां से, FADH2 यहां से क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी अपचयन शक्ति इसके बराबर नहीं है, तो इसको यहां से शुरू नहीं करके यहां से शुरू करना पड़ता है। तो FADH2 ने टोटल कितनी एटीपी बनाई, 2 बनाई। NADH2 ने टोटल कितनी एटीपी बनाई, 3 बनाई। तो इस प्रकार से, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो ये सारा सिस्टम अगर समझ में आया है तो आपको यस करना है, और नहीं आया है तो नो करना है, फिर कोई और कोशिश देखेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।